जो सरकार देश की जनता से कह रही है तैयार ही करने के लिए, तैयार होने के लिए, क्या वो खुद देश की जनता को इस संकट से निकालने के लिए तैयार थी? अब ये सवाल खड़े कर दिए हैं दोस्तों संसद के अंदर विपक्ष के सांसदों ने, खास तौर पर तब जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा राज्यसभा में 2 दिन से लगातार संसद में ये बात जब बोल रहे हो कि इस युद्ध के न केवल गंभीर नतीजे भारत भुगत रहा है, बल्कि आने वाले वक्त में जो इसके प्रभाव हैं लंबे समय तक देश को झेलने पड़ सकते हैं। जब प्रधानमंत्री इस संकट की बार बार तुलना कोविड महामारी से कर रहे हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस युद्ध से जो नतीजे हैं भारत पर कितने गंभीर पड़ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जिस तरह से 2 दिन से लगातार पहले लोकसभा में और राज्यसभा में आज इस मुद्दे पर बोले हैं, वो इस बात का प्रमाण देता है कि प्रधानमंत्री खुद जो शुरुआत में इसको मात्र अफवाह उड़ा रहे हैं, लोग बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं सरकार को, इस तरह की बात बोल रहे थे, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि संकट है और वो खुद ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि लंबे वक्त तक भारत पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों आज राज्यसभा में भी मोदी ने यही बात बोली। इनफैक्ट उनकी लोकसभा में जो उन्होंने बात बोली थी उससे ज्यादा मैं बोलूंगी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट आज राज्यसभा में बोली गई उनकी बात थी, जिसमें वो देश के लोगों से आह्वान कर रहे थे साथ आने के लिए, बार बार कोविड महामारी से इसकी तुलना कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जब बोलकर खत्म उन्होंने अपनी बात की, वहीं पर विपक्ष के जो लोग बैठे हुए थे राज्यसभा में, जयराम रमेश सहित विपक्ष के लोगों ने उनसे कुछ सवाल पूछने चाहे और उस वक्त क्या माहौल बना जरा देखिए। मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 23rd of March 2026 adopted the following motion in regard after to the statement let him come. Let him. दोस्तों विपक्ष के लोगों को रूल बताकर रोक दिया गया कि रूल के तहत आप सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में ये बात बोल दी कि प्रधानमंत्री संसद में तो ये कह रहे हैं देश के लोगों से कि आप तैयार रहिए, लेकिन सरकार खुद कितनी तैयार थी इसके लिए। दूसरा, मनीष तिवारी ने जो सवाल पूछा है, निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा है कि आप बजट पर इस बार यहाँ बहस करवा रहे हैं, बजट आपको पास करवाना है तो आप लोकसभा में बहस करवा रहे हैं, लेकिन बजट जब बनाया गया था तब के हालात में और इस वक्त जो देश में हालात है उसके हालात में फर्क आ चुका है, क्योंकि वॉर ने सब कुछ बदल दिया है, देश के खर्चों का हालात बदल दिए हैं, सब कुछ चीजें बदल गई हैं। तो ये जो हम बहस कर रहे हैं इसका कोई पॉइंट भी है, कोई मतलब भी है? दोस्तों मनीष तिवारी ने भी बोला कि आज भी अगर हार्मोज का रास्ता खुल जाए तो करीब 1-1.5 साल तक क्रूड ऑयल के दाम 100 के पार ही रह सकते हैं। तो सरकार की इसमें क्या रणनीति है? जो सवाल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मोदी से नहीं पूछ पाए, लोकसभा में कैसे कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी ने निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री से पूछे, सुनिए। ये जब बजट और वित्तीय विधेयक पेश किया गया था वो 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया था। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और इससे जो सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर एक बहुत नकारात्मक असर पड़ा है और खासकर भारत के ऊपर इसका बड़ा संवेदनशील असर पड़ा है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2012-13 में 13-14 में भारत 77% कच्चा तेल आयात करता था। 25-26 में यह बढ़कर 88% हो गया। वर्ष 2013-14 में भारत 29 से 30% एलएनजी आयात करता था। वर्ष 25-26 आते आते ये 45 से 47% हो गया। जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसकी जो इंडियन बास्केट की कीमत है फरवरी 2026 में ये लगभग $70 के आसपास थी। मार्च 2026 में बढ़कर $119.28 हो गई और 20 मार्च 2026 को ये $150 के लगभग थी। जब भी कच्चे तेल की कीमत सभापति महोदय $10 से बढ़ती है, इसका 10 या $15 बिलियन भारत के
राजस्व के ऊपर उसका बोझ पड़ता है। भारत 150 से 200 बिलियन डॉलर हर साल कच्चे तेल की आयात पे खर्च करता है। ये मैं आंकड़े इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर लड़ाई कल भी खत्म हो गई तो अनुमान ये है कि वर्ष 2027 के अंत तक जो कच्चे तेल की कीमत है वो $100 से ऊपर रहेगी। और ये सिर्फ कच्चा तेल है, इसके साथ साथ LNG भी है, इसके साथ साथ खाद्यान्न भी है, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर भी है। तो जो बुनियादी प्रश्न पैदा होता है, मेरे ख्याल बड़े वित्त मंत्री तो यहां है नहीं, शायद छोटे वित्त मंत्री जरूर होंगे। सभापति महोदय, ना बड़े वित्त मंत्री अच्छा है तो एक बुनियादी प्रश्न ये पैदा होता है कि जिन अनुमानों के ऊपर ये बजट और वित्तीय विधेयक आधारित है, क्या वो जो असम्पशंस हैं, वो जो बुनियादी बेसिस है, क्या वो वैलिड भी है कि नहीं है? Are those assumptions on which this budget is based valid any longer? And the reason I say this is, कल माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में बोल रहे थे, उनके भाषण का एक उद्घोष था, पर जो बात वो नहीं कह रहे थे वो ये थी कि वो मुल्क को तैयार कर रहे थे कि जो आने वाले दिन है वो आने वाले दिन संकट भरे होंगे। और इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विस्तार से बताएं कि ये जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है, इसका असर तेल की कीमत के ऊपर क्या पड़ेगा, इसका असर जो LPG की कीमत है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, जो खाद्यान्न की कीमत है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, जो दवाइयां हैं उसके ऊपर क्या पड़ेगा। क्योंकि 30 अप्रैल जब तक पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का चुनाव समाप्त नहीं होता, तब तक तो आप इस चीज के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, पर 1 मई 2026 के बाद इस देश में एक नई आर्थिक रियलिटी हो। और इसीलिए मैं ये बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि जिन अनुमानों के ऊपर ये बजट रखा गया था 1 फरवरी 2026 को, आज 24-25 मार्च को वो सारे जो अनुमान हैं वो पूरी तरह से शिथिल हो गए हैं। Those assumptions do not exist. So are we discussing a past which no longer exists in the form of the budget and the finance bill is my question to the finance minister.